नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना महामारी के अप्रत्याशित संकट ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को भी अछूता नहीं छोड़ा है। कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा भी इस कोरोना के अप्रत्याशित संकट से प्रभावित हुई है। एक दौर ऐसा हुआ करता था जब केवल और केवल धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को ही सेवा कार्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुराने समय में या प्रारंभिक स्थिति में राजनीति में आने का एक माध्यम सीधे तौर पर सेवा कार्य हुआ करते थे, पिछले कुछ महीनों में एक बार पुनः राजनीतिक दल राजनीति सेवा कार्यों की ओर चल पड़ी है। और वास्तव में हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें, इस प्रकार का उदात्त भाव अनादि काल से चला आ रहा है और उसी विचार को इस दौर में राजनीति भी आगे बढ़ाने लगी है। राजनीति और सेवा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान मदन दिलावर जी। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मदन दिलावर जी राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में रामगंज मंडी से आप विधायक हैं। मदन जी, सबसे पहले आपसे चर्चा यही करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में एक धारणा ऐसी बन गई कि सेवा के कार्य केवल सामाजिक संस्थाएं करेंगी, धार्मिक संस्थान करेंगे, राजनीति एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लैमर का सा एक क्षेत्र हो गया, चमक दमक का सा क्षेत्र हो गया। लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक दल भी पुनः सेवा कार्यों की ओर लौटने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम सेवा को भूल गए हैं। राजनीति के माध्यम से अधिक सेवा कर सकते हैं जी, क्योंकि राजनीति केवल साध्य ही नहीं, साधन भी है जी। और इसके कारण से हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन कुछ काल ऐसा आया कि चमक धमक में लोग भूल गए और केवल राजनीति करना, वो भी राजनीति क्या कहूँ, राज अनीति करना जिन्होंने अपने जीवन में समावेश कर लिया, वो ठीक नहीं था। लेकिन ये संकट का काल आया तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तानियों के रग रग में सेवा भाव छुपा पड़ा है जी। और वो सेवा भाव इस संकट के काल में अंकुरित हुआ, फला फूला और फिर लोग जुट गए काम में जी। अधिकांश लोगों ने सेवा की। मैं मानता हूं कि यहाँ राजनीतिक पार्टियों की संख्या बहुत बड़ी है और इस राजनीतिक गमागमी में कुछ ही संगठन ऐसे हैं या कुछ ही राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जिस सेवा भाव को समझती है। और विशेषकर मैं कहूँ तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सेवा भाव, भारतीयता और राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई है। और इस कारण से वो सारा काम भूल करके इस संकट काल में अपने देशवासियों, परिजनों, अपने क्षेत्रवासियों, आसपास रहने वाले लोगों के लिए जो संकट में थे उनकी सेवा में जुट गए। क्योंकि हमने भी मूल मंत्र ये पढ़ा है, सुना है कि अपने पास पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जी। कोई कष्ट में नहीं होना चाहिए। यदि कोई भूखा सो रहा है तो क्या हम उसका पेट भर सकते हैं? क्या हम उसको भोजन करा सकते हैं? या कोई कष्ट में है तो क्या हम उसके कष्ट निवारक बन सकते हैं? और इस भावना से हम सब लोग जुट गए जी। तो वास्तव में मदन जी का यह भी कहना है कि बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया कि कुछ लोग अनीति से राज के आसपास इर्द गिर्द घूमने लगे और उसके कारण राजनीति भी कुछ दूषित होने लगी थी। लेकिन सेवा कार्यों की समिधा की सुगंध से यह राजनीति पुनः पवित्र होने लगी है। मदन जी, चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि संगठन हमारे लिए केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, संगठन का वास्तव में मूल अर्थ, मूल मायने तो सेवा ही है। किस प्रकार की प्रेरणा आपको अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के माध्यम से भी इस दौरान मिली? भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही सेवा भाव के लिए को लेकर के हुई है और वही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है जी। और इसीलिए हम लगातार सेवा करते रहे। और क्योंकि सेवा करने का मूल मंत्र हमको वहाँ से मिला है। विशेषकर मैं कहूँ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इन सब लोगों ने हमको सेवा भाव सिखाया है और इनके जीवन से हमने सीखा है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो अधिकांश समझौक हैं,
स्वयंसेवकों का मूल उद्देश्य ही सेवा भाव रहा है। और जो हमारे संपर्क में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में सीधे आने वाले लोग भी, वो भी हमें रच बस गए हैं और वह भी इस दिशा में चल पड़े हैं और ईमानदारी के साथ अब उनका भी स्वभाव बन गया सेवाभाव, और इसलिए हम सब मिलकर के सेवा के लिए जुट जाते हैं। हम किसी भी देशवासी को, पड़ोसी को, प्रदेशवासी को, मोहल्लेवासी को हम दुखी नहीं दे सकते, भूखा नहीं देख सकते, और हम सब लोग उसकी सेवा में जुट जाते हैं। तो वास्तव में कह सकते हैं कि जिस प्रकार की चर्चा मदन जी कर रहे हैं उसमें से यह भी निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मूल भारतीय परंपरा, जो चिंतन की परंपरा रही है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव रहा है, इस भाव को कहीं ना कहीं पार्टियां भी अपनी विचारधारा के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मदन जी, पिछले दिनों जब लॉकडाउन का समय था और उस दौरान आपके क्षेत्र में भी सेवा कार्य चले, किस प्रकार का अनुभव रहा उस दौरान? क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता चुनाव के समय बहुत जोर शोर के साथ जुटते हैं, लेकिन चूंकि ये संकट का समय था और इसमें सेवा कार्य होने थे, कैसा अनुभव रहा? देखो, क्या है कि ये कोरोना काल कहें, ये अप्रत्याशित था। किसी को कुछ माह पूर्व या कुछ दिन पूर्व कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी महामारी आएगी, लेकिन अकस्मात आ गई। तो ऐसे जो गरीब लोग थे, जो रोज लाते थे, रोज खाते थे, वो संकट में आ गए। अब संकट में आ गए तो उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा। हमको भी लगा और हमारे नेतृत्व को भी लगा कि ऐसे लोगों के सामने भूखे सोने की नौबत है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर के पार्टी के नेतृत्व में और अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहर और गांव में सेवा कार्य प्रारंभ किया। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि घर घर जा कर के हम भोजन के पैकेट इकट्ठे करते थे, और हमारे पास पड़ोसी या कोई हमारे कार्यक्रम हो तो उसमें जा कर के हम उस भोजन के पैकेट के माध्यम से सब भोजन कराते थे या असहाय लोगों को भोजन कराते थे। उस परंपरा याद थी हमको, तो उस परंपरा को मैंने उठा करके और अभी उसका उपयोग किया तो इतना लाभ मिला हमको कि घर घर जाते और कहा कि भाई 5 पैकेट आपको देने, 10 पैकेट आपको देने, 15 पैकेट आपको देने। ऐसे कर करके हम हजारों पैकेट इकट्ठा करके, और ऐसे लोग जिनको आवश्यकता थी, जिनको ज़रूरत थी, ऐसे असहाय लोगों को पहुँचाते और उनकी भूख मिटाते। उसके बाद थोड़े दिन बाद हम सब लोगों ने सोचा कि लंबा चलने वाला है और पैकेट से काम चलने वाला नहीं है। तो फिर हम सब लोगों ने आपस में कुछ धन एकत्र किया, उसे अनाज के, आटे के पैकेट्स खरीदे, अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट्स खरीदे और वो घर घर पहुंचाना प्रारंभ किया। इसके बाद हमने जब लगा कि हम केवल हमारे स्तर पर संभव नहीं होगा, तो हमने समाज सेवियों से, दानदाताओं से, भामाशाहों से चर्चा की तो मुझे ये कहने में बहुत ही खुशी इस बात की कि ऐसे समय दानदाता स्वयं चल कर के आगे आए और पूरी ताकत के साथ उन सब लोगों ने लोगों की सहायता करने के लिए हम सब लोगों को कहा कि आप जुट जाइए सेवा में, और आपके पास अनाज चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए तो हम व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था उन्होंने की, धन उन्होंने लगाया, और हम सब लोग जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते थे, जहाँ जहाँ हमको सूचनाएं मिलती थी, जहाँ जहाँ लगता है कि वहाँ भोजन की ज़रूरत है, खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, वो हम सब लोगों ने पहुँचाए, और उसके कारण से हम 2-3 महीने का काल निकाल पाए। आज भी वो लोग याद करते हैं कि आज तक हमने ऐसे लोग नहीं देखे हैं जो संकट के समय हमारे घर पर पूछ सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ भोजन है कि नहीं है, तुमने भोजन किया कि नहीं है, क्या तुम्हारी स्थिति क्या है। तो आज भी वो याद करते हैं। तो हमने पहले भी कहा कि राजनीति में आने के कारण जो हमारी जान पहचान बनी, लोगों से संपर्क संबंध बने, उसका सेवा में बहुत उपयोग हुआ और उसके कारण से हम अधिक लोगों की सेवा कर पाए। तो वास्तव में अधिक लोगों की सेवा कर पाए, और वो इसलिए कर पाए क्योंकि साथ में संगठन का एक तंत्र था, कार्यकर्ताओं की एक संस्कारित कार्यकर्ताओं का समूह जिनके साथ में रहा, उनके सेवा कार्य भी उसी गति से आगे बढ़ते रहे। मदन जी, ये भी जानना चाहेंगे इस चर्चा में कि वास्तव में हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। आपकी जिस प्रकार की पहचान एक क्षेत्र में बनी हुई है, या जिस समय आप मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उस समय जिस प्रकार की आपकी एक छवि बनी हुई थी, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मदन दिलावर अर्थात जनता के बीच में उठने बैठने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो दुख दर्द सुनता है। ये सेवा कार्यों की प्रेरणा आखिर मूल रूप से कहां से मिली?
मैंने पहले भी कहा कि देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मूल में है ही सही, उसके साथ साथ जो उसकी सहयोगी संगठन है, जैसे सेवा भारती है जी, सेवा भारती से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। संघ, सेवा भारती और हमारे परिवार का भी माहौल ऐसा था, माँ बाप से ऐसा मिलकर के हमने वहाँ से सेवा भाव में पैदा हुआ और उसको दृढ़ता दी, प्रगाढ़ता दी, वो संघ ने दी है। पर मदन जी, बीच में रोकना चाहूँगा आपको। संघ की पहचान तो एक प्रकार से ये कहा जाता है कि विचारधारा जो है उसको लेकर बहुत आग्रह रहता है। संघ के माध्यम से सेवा कार्यों की प्रेरणा भी मिली, ये दर्शकों के लिए एक नई बात हो सकती है। नई बात नहीं है। जब जब भी इस देश में कई संकट आए हैं जी, तो संघ बढ़ चढ़ कर के आगे आया है। चाहे तूफान हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे मोरवी की बाढ़ हो, अनेक प्रकार के। आपको पता होगा जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब भी सेवा के लिए स्वयंसेवक सबसे आगे आए थे। जी, अपनी पीठ पर और गोला बारूद बांध करके और सेना के हथियार बांध करके जहां आसानी से पहुंचाया नहीं जा सकता था, वहां उन्होंने पहुंचाया अपना खुद को संकट में डाल करके। इसलिए बात नहीं कि संघ केवल विचारधारा है, सेवा नहीं है। संघ का मूल उद्देश्य ही देश की सेवा करना है जी, और देश में जहाँ जहाँ संकट आता है उन सब में अग्रणी रहते हैं। इसलिए संघ ही मूल प्रेरणा का स्रोत है हमारा, और उसका सहयोगी संगठन सेवा भारती है। जी। तो मदन जी से चर्चा में ये भी विषय निकल कर आया कि मूल रूप से प्रेरणा जो मिल रही है सेवा कार्यों की, वो मिल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और सेवा भारती से। मदन जी, जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि संघ से आपको प्रेरणा मिलती है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ भी सेवा दल नाम का एक संगठन जुड़ा हुआ रहता है। क्या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब शुरुआती दौर में महात्मा गांधी जब आज़ादी से पहले जब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उस दौर में एक सेवा के कार्य वहाँ भी जुड़े हुए थे, वो नाम सेवा दल वहाँ आया। लेकिन वास्तव में इस दौरान जो लॉकडाउन का समय था, उस दौरान आपने भी सेवा कार्य किए, अन्य पार्टियों ने भी किए होंगे। किस प्रकार का क्या अनुभव आया वास्तव में? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इन कामों में आपने देखा, कहीं ना कहीं सहयोग से, सामंजस्य से काम करने की कोई बातचीत, इस प्रकार का कोई अनुभव? कांग्रेस ने गांधी जी के नाम को बहुत आगे बढ़ाया और उनके नाम से आगे भी बढ़े जी, लेकिन मूल में उनके सेवा भाव को छोड़ दिया और जो प्रेरणा गांधी जी ने दी थी उसको भूल गए हैं। सेवा दल केवल मात्र नाम है, अदरवाइज तो सेवा का इस संगठन से दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। चाहे वो फिर भारत और चीन का युद्ध रहा उस समय, चाहे फिर कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे फिर ये तूफान आते हैं, बाढ़ आते हैं, अनेक प्रकार के भूकंप आते हैं, वहाँ लोगों में कई प्रकार के संकट आते हैं। लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि सेवादल नाम का संगठन भी कहीं उपस्थित था क्या, या उसका नाम भी कहीं था क्या। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और राजनीतिक लोगों को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस ने उनका एक संगठन बनाया हुआ है, जो बचे कुचे, जो रिजेक्टेड, जिनको कहीं यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, उनको यहाँ डाल देते हैं। इसलिए उनको लगे कि भाई मेरे पास कोई पद है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि पिछला जो समय, पिछले 3-3.5 महीने का समय जिस प्रकार से निकला है, देश की जनता ने अपने आप इस बात का भी आकलन किया है कि कौन से जनप्रतिनिधि और कौन से संगठन ऐसे हैं जो ऐसे संकट के दौर में जनता के बीच आकर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं, जो एक दूसरे का दुख दर्द पहचानने में और उन समस्याओं के निराकरण में जुटे हुए हैं, और कौन से संगठन ऐसे हैं जो केवल कागजों में सेवा का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का भी भली भांति देश की जनता ने आकलन कर लिया है। मदन जी, एक इसी प्रकार की समस्या और आती है जब चुनाव का समय आता है, तो अधिकांश राजनीतिक दल और अधिकांश प्रत्याशी जनता से बहुत से वादे करते हैं सेवा के। कुछ लोग जीतते हैं, जीतने के बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। कुछ लोग जो जीत नहीं पाते वो पुनः 4 वर्ष के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं अज्ञातवास में चले जाते हैं। फिर जब चुनावी दौर आता है, फिर निकल कर आते हैं नए वादों के साथ। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो लोग
ऐसे समय पर जनता को छोड़ के और अज्ञातवास में चले जाते हैं, उन लोगों पर झूठे वादे करने के कारण किस प्रकार से कोई नैतिक दायित्व की जिम्मेदारी राजनीतिक दल बना सकते हैं या समाज बना सकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या है कि राजनीति सेवा का एक माध्यम है और जो लोग जनता चुनती है उसके पहले का सेवा भाव कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, लोगों के प्रति त्याग, जनता के प्रति त्याग, तपस्या, ये सब कैसी है, उसके आधार पर ही मत देता है व्यक्ति जी। परंतु कई लोगों का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन चुनाव के समय आकर के ऐसा आभा मंडल बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं बहुत सेवाभावी हूँ और बड़े बड़े वादे करते हैं। और दुर्भाग्यवश को सौभाग्यवश को हो, कुछ लोग राजनीति में वहाँ जीतते हैं और कुछ लोग हारते हैं, क्योंकि दो लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक ही जी। कुछ लोग हारने वाले लोग बिल्कुल हारते पर्दे के पीछे चले जाते हैं, जैसा उनको कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो तो केवल चुनाव लड़ने के लिए ही आते हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जनता को भी चाहिए कि जनता ऐसे लोगों को चुने जिनको उन्होंने सेवा करते हुए देखा है जी। और ईमानदारी से सेवा करते देखा है, जिसके स्वभाव में ही सेवा है। परंतु जो आडंबर करते हैं या जो किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके डरा धमका कर जीतते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं जो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे चले जाते हैं जी, उनसे भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो हार से डरना नहीं चाहिए, हार से कुछ सीखना चाहिए और सीख करके फिर निरंतर जो आपको जितना समय मिलता है उसमें लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा करना चाहिए। उस दुख दर्द, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, उस दुख दर्द को उनके दुख दर्द को मिटाना चाहिए जी। मैं समझता हूँ ऐसा होगा तो जनता उन पर विश्वास करेगी, नहीं तो फिर विश्वास नहीं करेगी और फिर कदापि भी आप जो चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा या देश की लोकसभा में बैठूं, वो असंभव हो जाएगा। तो वास्तव में ये भी कहा जा सकता है कि काठ की हांडी जिस प्रकार एक बार ही चढ़ती है, उसी प्रकार से जनता को यदि झूठे वादे करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो स्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। मदन जी, हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात कही है कि भारत में सामाजिक गतिविधियों का मूल यदि कुछ है तो वो सेवा कार्य हैं। और अनेक महापुरुषों ने यह भी कहा है कि वास्तव में दरिद्र नारायण की सेवा ही लक्ष्मी नारायण की असली और सच्ची सेवा है। क्या इसी विचार को आगे लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपनी सरकार में योजनाओं का निर्माण करते हैं? और ये जो संकट का दौर था, इसमें भी कहीं ना कहीं मूल में वही बातें थी जिसके कारण वो देश को एक दिशा दे पाए? देखो, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी उस पार्टी से आते हैं जिसका नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है और जो मूल प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है। तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी मूलतः जो हमारा प्रेरणा है सेवा की, उससे जुड़े और जो जुड़ी हुई है तो उसमें प्रगाढ़ता लाए जी। और इसे लगातार उनका जो शासन चलाने का काम है और जो पार्टी चलाने का तरीका है वो लोगों को सेवा से जोड़ना और शासन चलाना, तो फिर वह भी सर्वांगीण विकास लोगों का करना जी। केवल वोट बटोर लेना और जीत जाना यही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनता की अपेक्षा होती है कि हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए, सबके सिर पर छत हो, यानी उसका घर हो, सबके तन पर कपड़ा हो, सबको रोटी हो जी। तो फिर उसकी व्यवस्था कैसे करना? तो लोगों को मांगने वाला नहीं बनाना चाहिए। लोग खुद जनरेट कैसे कर सकते, अपनी इनकम, अपनी आय कैसे पैदा कर सकते हैं और उस ओर ले जाना चाहिए। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मेन फोकस इसी पे रहता है कि हम अनुदान देने से ज़्यादा, लगातार बार बार फ्री देने से ज़्यादा उनको ये सिखा दें कि वो अपनी आय खुद बढ़ा सकें। अपनी आय खुद बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता भी ठीक से होगी, उसका उपयोग भी ठीक से करेंगे
और फिर निरंतर वो चलता रहेगा। क्योंकि एक बार अनुदान देना या भीख देने से तो वह बेकार आदमी होता है, उसकी आदत पड़ जाती फ्री का खाने की जी। तो उनकी मूल भावना यही है कि हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें, आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। और इसलिए वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जब उन्होंने लगभग 21 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया हिंदुस्तान को, उसमें भी उनका मूल भाव देश को आत्मनिर्भर बनाना है। देश को यानी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। जब ये देश का प्रत्येक व्यक्ति निर्भर हो जाएगा तो देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। जी। तो वास्तव में मदन जी का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो एक विजन लेकर चल रहे हैं, वो विजन है देश को स्वावलंबी बनाने का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का। और पिछले दिनों अपने उद्बोधन में भी प्रधानमंत्री जी ने ये भी आत्मनिर्भर भारत की भी कई बार चर्चा की है। वास्तव में कहीं ना कहीं मदन जी ये भी कह सकते हैं कि जिस धारा से प्रधानमंत्री जी आते हैं वो धारा एकात्म मानव दर्शन की धारा है। और एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये सब मूलभूत अधिकारों की जिस प्रकार से चर्चा हुई है। और आपने तो प्रदेश की राजनीति में भैरव सिंह जी शेखावत के साथ में भी आपने काम किया है। जिस प्रकार से दीनदयाल जी ने अंत्योदय का विचार दिया और भैरव सिंह जी ने उसे आगे बढ़ाया, और अब वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री जी स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी के मूल मुद्दे और वो विचारधारा है, दूसरी तरफ स्वावलंबी बनाने की बात है। किस प्रकार से एक राजनीतिक दल इसमें सामंजस्य बना पाता है? देखो क्या है कि सबसे नीचे के आदमी को यानी छोटे आदमी को ऊपर लाना, यानी अंत से उदय करना, अंत्योदय योजना का यही ध्येय है जी। और फिर उसको ऊपर ला करके स्वावलंबी बनाना। तो ये दोनों में सामंजस्य बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएगा। और यही कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जो सबसे गरीब है उसके ऊपर लाओ और फिर उसको स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि एक एक करके सब जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, तो अपना देश अपने आप स्वावलंबी हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। मतलब जी देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि इस समय लद्दाख का जो क्षेत्र है, भारत चीन सीमा पर जिस प्रकार से तनाव की सी स्थितियां बनी हैं, क्या इस दौर में भारत में चाइना से बहुत से वस्तुओं का आयात होता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं जिनका चीन से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी भारत में आवश्यकता है, तो वो सामान भी चाइना के माध्यम से यहाँ आ रहा है। चाइना को एक झटका देने के लिए तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार का विषय नहीं छेड़ा गया, या वास्तव में ये भी वैचारिक अधिष्ठान के अंतर्गत काम चल रहा है? देखो, ये आत्मनिर्भर और स्वदेशी अभी से नहीं आया है। हम तो जब से होश संभाला है तब से इस बात को सुनते आए हैं कि स्वदेशी का अर्थ है कि हमारे स्थानीय प्रोडक्ट को स्वीकार करो और उसको विश्व स्तर पर ले जाओ, ग्लोबल बनाओ उसको। हाँ। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है जी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्वीकार्यता बनानी चाहिए। और हमारे यहाँ यह भी परंपरा है कि एक कहावत है राजस्थान में कि गांव का छोरा बाड़ला बीन, है ना, यानी बाहर वाला तो दूल्हा कहलाता है और गांव का तो कितना भी वो बीन छोटा सा ही कहलाता है। हाँ, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में उसके लिए भी कहते हैं घर का पूत कंवारा डोले, पड़ोसी का फेरा। जैसे आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब तक शिकागो नहीं गए तब तक उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जब शिकागो से लौट के आए तो हमारे देश के लोगों ने पलक पावड़े उनके बिछा के रखा और आज और उस समय वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। आज पूरा देश ही नहीं, विश्व उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर रहा है जी। अनुसरण कर रहा है। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किसी भी देश का प्रोडक्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इस धरती में जितने भी पैदा हुई ये औषधियाँ हैं, अन्य और हैं, वो सब हमारे यहाँ हैं। यदि हम कच्चे माल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, तो रॉ मटेरियल इतना हमारे अथाह है जिसकी सीमाएं नहीं है। चाहे वो खनिज हो, चाहे कोयला हो, चाहे औषधियाँ हों, अनेक प्रकार का खजाना भरा पड़ा है। हम उसका उपयोग करना चाहिए और स्वीकार्यता बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाने के लिए हम सबको
उसको उपयोग करना पड़ेगा, उपयोग कर उसकी चर्चा करनी पड़ेगी और उस चर्चा को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चर्चा हमारे को करनी पड़ेगी स्थानीय उत्पादों की, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल हमें बनना पड़ेगा और लोकल के लिए वोकल बन के उसे हम ग्लोबल भी बनाएंगे। वास्तव में इस विचार को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और राजनीति के माध्यम से गांव-गांव को स्वावलंबी बनाकर और सेवा कार्यों की भी सतत श्रृंखला इस देश में चलती आई है और चलती रहेगी, और वो इसीलिए चलती रहेगी क्योंकि उसके मूल में जो सनातन विचार है वो विचार सबकी सेवा, सबके सुख का विचार है, सबके मंगल का विचार है, सबकी शुभकामनाओं का विचार है। राजनीति के माध्यम से भी सेवा के कार्य, सेवा के प्रकल्प और तेज गति से आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, कोरोना काल में किस प्रकार से, किसकी प्रेरणा से सेवा कार्य चले, किस प्रकार चले, क्या अनुभव रहा राजनीति और सेवा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मदन जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।